हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो में आपके न्यूट्रिशन साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वसा, आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं और देखेंगे हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी के साथ साथ हमारी परीक्षा में इसका कितना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, कितना योगदान होता है। और आप देखते हैं कि कहीं से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, आपके कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन दे या ना दे, प्रोटीन से ना दे, लेकिन आप लोग देखते हैं कि लिपिड से, वसा से आपका कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। चाहे आपका ओमेगा 3 पूछ ले, ओमेगा 6 का उदाहरण दे दे, या जो है आपका कितनी वसा पाई जाती, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है, या उसका सकल वैल्यू कितना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते यहाँ से हैं। या जो इसकी शब्दावलियाँ, विशेष करके आपका रेंसिडिटी है, वेंट्राइजेशन है, ये सारी शब्दावलियाँ हैं जो कि यहाँ से निश्चित रूप से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। तो हमारा प्रयास है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पर एक आप लोग जो देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, यहाँ पे लगभग पूरा वसा तो नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूर वसा का जो आधा पार्ट है इस छोटे से व्हाइट बोर्ड में मैंने सिमेटने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैं हट रहा हूँ, अपनी मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग कई बार देखिए। जब आप इसे कई बार देखेंगे तो आधी चीज़ें आपकी वैसे ही कंफर्म हो जाएंगी और आपको याद हो जाएंगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से विजुअलिटी अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो और इसके साथ ही आप लोगों का कमेंट आता है कि सर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड से दूर हट के पढ़ाइए। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी असुविधा है जगह की, मेरा रूम बहुत छोटा है और जगह ही नहीं है कि मैं आगे जाके पढ़ा पाऊँ। आगे जाके पढ़ाऊँगा तो सिर्फ जान लीजिए कि फेसा आएगा, फेस का कोई एक पार्ट, तो इसमें जगह बहुत कम है जहाँ पे ये इसको सेट किया हूँ, तो थोड़ा सा असुविधा आपको हो रही होगी। चलिए देखते हैं। हम बात करने हैं वाले हैं वसा। वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं और वसा का ही रासायनिक नाम आपका ट्राइग्लिसराइड है। वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। वहीं पर जब हम वसा की बात करते हैं तो वसा आपका यह एक कार्बनिक पदार्थ है। वसा एक कार्बनिक पदार्थ है। जब हम कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो हम यहाँ से जानना चाहते हैं कि वसा में पाया क्या क्या जाता है। वसा में आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन यहीं से आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि आपसे पूछता है कि वसा में नाइट्रोजन पाया जाता है या नहीं, तो आप लोग जान लीजिए कि वसा में नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है, अर्थात नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, वसा में नाइट्रोजन नहीं, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन की अनुपस्थिति नहीं। यह आपका जो वसा होता है, जब इसका जल अपघटन होता है तो आपका वसा टूट जाता है। आप देखेंगे वसा भी आपका कई प्रकार का होता है, सरल वसा, संयुक्त वसा, व्युत्पन्न वसा को देखेंगे। लेकिन हम इसमें से सबसे पहले सरल वसा की बात करें या नॉर्मली वसा की बात करें, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जब वसा का जल अपघटन होता है तो वसा आपका टूट जाता है 3 फैटी एसिड और प्लस 1 ग्लिसरॉल में। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि वसा का निर्माण होता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वसा का निर्माण होता है। वसा का निर्माण 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से होता है। और इसको हम लोग देखते कब हैं, इसको देख कब पाते हैं, जब वसा का जल अपघटन हुआ करता है, तब हम यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वसा के जल अपघटन के द्वारा 3 फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं। जब आपसे 3 फैटी एसिड की बात करें, वसा में पाए जाने वाले 3 फैटी एसिड कौन कौन से हैं, तो आपका नाम आता है पॉमिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड और आपका ओलिक एसिड। पॉमिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड, ओलिक एसिड परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग उठा के देखेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको बारंबार देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको LT में, कहीं पर TGT, कहीं पर PGT, बहुत सारे परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से आपके 3 वसीय अम्ल पाए जाते हैं, पॉमिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड और आपका ओलिक एसिड, और इसके साथ साथ आपका क्या पाया जाता है, एक आपका ग्लिसरॉल। लेकिन क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कितने आपके फैटी एसिड पाए जाते हैं और कितना ग्लिसरॉल, तो 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। और जब 3 फैटी एसिड पूछे तो इनके नाम आपके ये होंगे।
वहीं पर जब हम वसा की बात करते हैं ऊर्जा के निरपेक्ष में, तो हमें पता है कि 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर यहाँ पे किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो गई तो वहीं पर इसके सकल मूल्य को भी हम लोग जान लेते हैं। जो इसका सकल मूल्य हुआ करता है वह आपका 9.45 किलो कैलोरी होता है, सकल मूल्य यानी कि ग्रास वैल्यू। लेकिन जब हम ग्रास वैल्यू की बात करते हैं तो हमने देखा कि कन्फ्यूजन जो बनता आपको है जब ग्रास वैल्यू आपका कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेता है, क्योंकि ग्रास वैल्यू सकल मूल्य, क्योंकि जिससे हमको जितनी ऊर्जा मिले, जब हम ग्रास वैल्यू की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी सकल मूल्य है वह उससे कहीं अधिक हुआ करता है। लेकिन आप लोग याद रखिए कार्बोहाइड्रेट के जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की सकल जो वैल्यू हुआ करती है उसका जो क्रॉस वैल्यू हुआ करता है वह कम होता है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बात करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से। लेकिन जो ही हम कार्बोहाइड्रेट की सकल वैल्यू की बात करते हैं, ग्रास वैल्यू की बात करते हैं, तो उसका ग्रास वैल्यू हुआ करता है 4.1 किलो कैलोरी, और यह आपका परीक्षा का भाग बनता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए वहीं पर जब हम देखते हैं कि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का देखते हैं कि 4.2 है और इसका 9.2 है, जो 1 ग्राम में आपके वसा के खाने से जो ऊर्जा मिल रही है, तो लगभग यह आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से कितना गुना अधिक मिल रही है? 2.5 गुना। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। और इसका जो है CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो ग्रास वैल्यू हुआ करती है वह 4.1 किलो कैलोरी होती है। आपका जो वसा हुआ करता है वह इसके जो वसा के अणु होते हैं ये आपके एस्टर बॉन्ड के द्वारा, एस्टर बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। वहीं पर जब हम वसा की बात करते हैं तो वसा की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर भी नाम आता है तेल, और वसा की बात आती है। तेल क्या है, वसा क्या है? तो इसके लिए आप लोग एक टेम्परेचर को याद रखिए। आपसे 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है। कैसे पूछता है? आपको एक ऑप्शन में दे देगा आपका 20 अंश सेल्सियस, या उसी को कन्वर्ट करके आपको फ़ारेनहाइट में दे देगा। अक्सर अंश सेल्सियस और अंश फ़ारेनहाइट में ही पूछा जाता है। वैसे केल्विन में भी पूछ सकता है, र्यूमर में पूछ सकता है, कई ऑप्शन है। लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को हमने देखा तो यहाँ पे हमने को 2 को देखा, चाहे वो अंश सेल्सियस पूछा है चाहे आपका फ़ारेनहाइट पूछा है। तो जो 20 अंश सेल्सियस तापमान या 68 अंश फ़ारेनहाइट के तापमान पर जो द्रवित अवस्था में रहे उसे तेल कहते हैं। जो 20 अंश सेल्सियस अर्थात 68 अंश फ़ारेनहाइट पर ठोस अवस्था में रहे, जमा हुआ रहे, उसे जो है वसा कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग याद रखिए। और 20 अंश सेल्सियस तो आपके दिमाग में रहता है, लेकिन वहीं पर जब फ़ारेनहाइट की बात आती है तो आप लोग ना तो कन्वर्ट कर पाते हैं, उन्हें यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं और गलती कराते हैं, और आपका एक ही नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसे ध्यान में रखिए। अब देखिए जो हमारा वसा हुआ करता है इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर आपका वसा 3 हुआ करता है। रासायनिक संरचना की बात करें तो अभी आप लोग देखेंगे कि जो आपका 3 प्रकार का वसा है, फैट है, जैसा कि हमने बताया, आपका सरल, संयुक्त और आपका व्युत्पन्न। तो आप देखेंगे किसी में जो है एक तत्व अधिक है, किसी में यही जो है 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल है, और किसी में 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल प्लस एक और तत्व है, और कोई देख रहे हैं किसी से मिलकर बना हुआ है। तो देखते हैं जब हम रासायनिक संरचना के आधार पर वसा के प्रकार की बात करते हैं तो आपका होता है सरल वसा, संयुक्त वसा और आपका व्युत्पन्न वसा। बहुत करीब करीब लिखा हूँ, सिर्फ करीब लिखने का उद्देश्य बस इतना है कि आपको छोटी सी वीडियो में अधिक से अधिक चीज़ को मैं बता पाऊँ। यहाँ पे जब हम सरल वसा की बात करते हैं तो आपको पता है जब सरल वसा की बात होती है तो सरल वसा में आपके 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल होता है। 3 फैटी एसिड की बात करते हैं तो आपका पामिटिक एसिड, एस्टेरिक एसिड और आपका ओलिक एसिड होता है, और इसके साथ आपका 1 ग्लिसरॉल होता है। ये तो हो गई सरल वसा की बात। लेकिन आपकी सरल वसा भी 2 प्रकार की होती है। सरल वसा आपकी 2 प्रकार की होती है, एक आपका तेल होता है, एक आपका मोम होता है। जो हम लोग सरल वसा के रूप में जब हम तेल का पाचन करते हैं तो उसका तेल को खाते हैं तो उसका तो पाचन हमारे शरीर में होता है उसका पाचन तो हमारे शरीर में होता है। लेकिन यहीं पर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल का पाचन होता है या तेल का इमेंसिफिकेशन होता है, जल अपघटन, और वहाँ से किस एंजाइम के द्वारा, किस जूस के द्वारा। तो जो आपका बाइल जूस हुआ करता है यह और कुछ काम नहीं करता, बल्कि जो आपने फैट को खाया है उसी का यह जल अपघटन करता है, अर्थात उसी को तोड़ने का काम करता है। तो चलिए देखिए तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, सरल वसा सिंपल फैट, आपका तेल होता है, मोम होता है। जो मोम हुआ करता है, मोम का पाचन हमारे
हमें, हमारे और आप लोगों में नहीं होता है, जबकि तेल का पाचन होता है। चलिए वहीं पर जब हम बात करते हैं कि संयुक्त वसा की बात करते हैं, तो संयुक्त वसा भी आपका 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल और इसके साथ ही साथ इसमें एक आवासीय तत्व के साथ मिलकर बना होता है। यानी कि 3 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल प्लस एक आवासीय तत्व से मिलकर बना होता है। और जो आपका संयुक्त लिपिड है ये आपका 4 प्रकार का होता है। संयुक्त लिपिड 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार के लिपिड कौन कौन से हैं? ये आपका है फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और आपका लिपोप्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कौन कौन सा, फास्फोलिपिड, सल्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन। ये आपके 4 संयुक्त वसा के प्रकार हैं। लेकिन जब इसमें हम लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो लिपोप्रोटीन भी आपका 3 प्रकार का होता है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि जितना कहा जाए कम है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछता है और आप इसमें भ्रमित होते हैं। जब हम लिपोप्रोटीन की बात करते हैं तो आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL आपसे कई बार सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ देता है कि VLDL का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वहीं पर जो दूसरा आता है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और आपका तीसरा आता है जो कि सबसे अच्छा होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और आपका पूछता है कि सबसे खराब कौन सा होता है, तो आपका होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। चलिए इतनी बात हो गई, हमने खराब और अच्छा को जाना, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें जानना होगा कि यह कैसे खराब और अच्छा होता है। जो आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, यह देखिए काम तो यही करता है, लेकिन अपने बच जाता है। हम सबसे खराब नहीं बनेंगे, हम अच्छे बन के रहेंगे। काम तो चाहे हम ही करेंगे, लेकिन हम अच्छा बन के रहेंगे। कैसे काम करता है? क्योंकि जो आपका वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हुआ करता है, यही आपके जो यकृत है, जो आपका लीवर है, इसी लीवर से आपके फैट के कण को, आपके लिपिड के कण को ले जा करके ब्लड में छोड़ देता है। ब्लड की आपकी जो सिराएं हैं, जो आपकी धमनियां हैं, इन धमनियों में ले जा करके छोड़ देता है। कौन छोड़ने का काम करता है? आपका VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब यहाँ पे ये जो आपके फैट के कण हैं, जब ये उन नलिकाओं में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे एक कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? LDL में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। और जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये धमनियों में वो जमने लगते हैं। आपकी जो धमनियाँ हुआ करती हैं, जिसको ल्यूमन कहा जाता है, जब वो पतली हुआ करती हैं और उस पतली जगह में ब्लड का प्रवाह होता है, और जब वहाँ पे आपका जा करके VLDL वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन आपके फैट के कण को ले जा करके वहाँ पर छोड़ देता है, और यह LDL में कन्वर्ट होकर के उसकी दीवारों से चिपकने लगती हैं। तो इसीलिए चिपकने लगती हैं, तो उसका जो क्षेत्रफल डाया हुआ करता है वो कम हो जाता है, और आप लोग देखते हैं कि उसके ब्लॉकेज की संभावना बढ़ने लगती है। लेकिन आपका अच्छा क्यों होता है? HDL, जो HDL हुआ करता है, यह सफाई कर्मी का काम करता है। HDL आता है, देखता है कि बहुत सारे कचड़े रास्ते में हैं, इसको साफ नहीं करेंगे तो जो हमारा लहू है, जो हमारा खून है, जिसमें RBC बह रही है, अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जा रही है, कैसे कुछ गाँव तक पहुँचेगी? तुरंत जो है वो आता है और ले करके झाड़ू जो है इसको साफ करते हुए चला जाता है। तो सफाई करने का कार्य कौन करता है? किसको साफ रखता है? सफाई कर्मी कौन है? तो आपका HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसीलिए HDL को सबसे अच्छा माना जाता है, और सबसे खराब किसको माना जाता है? LDL को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बात समझ में आ गई कि काम सारा कौन कर रहा है, काम गड़बड़ कौन कर रहा है? जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे खिलौने ले जा करके कहीं पर छोड़ देंगे, कुछ छोड़ देंगे, कहीं कुछ उठा लाएंगे, तो लोग कहेंगे जो है इनका सामान इनकी माता ने नहीं किया, पता नहीं कैसे प्रशिक्षण दी हैं, क्या की हैं कि इनका बच्चा ऐसे करता है। तो सुनता कौन है? माँ सुनती है, लेकिन गलती कौन करता है? बेटा। चलिए इसी तो शायद यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा LDL और VLDL, HDL। इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं आपके व्युत्पन्न वसा, यानी कि व्युत्पन्न वसा की जब बात करते हैं तो व्युत्पन्न वसा यही आपके सरल और संयुक्त वसा के जल अपघटन से इसका निर्माण होता है। और जब इसका निर्माण होता है, इसमें कई प्रकार के स्टेरॉल पाए जाते हैं। सरल और संयुक्त वसा के जल अपघटन से इनका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? व्युत्पन्न वसा का। और जो व्युत्पन्न वसा का निर्माण होता है, और इसी व्युत्पन्न वसा में ही आपके बहुत सारे प्रकार के स्टेरॉल पाए जाते हैं।
और ये स्टेरॉल आपके पौधे और जंतुओं में देखे जाते हैं या होते हैं। आपका यह स्टेरॉल, इन जो आपके बहुत सारे स्टेरॉल तो पाए जाते हैं, इसमें से कुछ प्रमुख स्टेरॉल की मैं चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें से आपका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, आपका पादप स्टेरॉल और आपका अर्गोस्टेरॉल। वहीं पर जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो देखते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल की, आपसे यहीं पर कोलेस्ट्रॉल की जब मैं बात करता हूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में प्रति 100 ml कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है और इसे जानना बहुत अति आवश्यक है। आप लोग न्यूट्रिशन साइंस में ही देखेंगे, जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो आप लोग देखते हैं कि इसी जो आँख हमारी हुआ करती है, आँख के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे इस तरह से चमड़ी जो है मोटी होने लगती है। बहुत ही अच्छा सूचक हुआ करता है, जो कि आपको सूचित कर देता है कि आपके जो ब्लड है, जो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, आप सचेत हो जाइए, आप वसा को कम खाइए या जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए। तो क्या सूचक उसका है, आपके आँख के ऊपर जो है, आप लोग बहुत लोगों को देखेंगे कि यहाँ पे जो है मांसपेशी जो है इकट्ठा हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यह जो आपका कोलेस्ट्रॉल का सूचक हुआ करता है। और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा हुआ करती है, यह जो है 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड, 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक हो रहा है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यहीं पर जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो यह इसका कार्य भी बहुत अच्छा है। जितना ये अच्छा उतना नुकसान भी है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल हुआ करता है, यह जाकर के हमारी जो चमड़ी हुआ करती है, चमड़ी की निचली सतह पर यह जमता है। जब कोलेस्ट्रॉल का जमा वहाँ पे होता है तो जाहिर सी बात है, इस पर हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, जो कि सूर्य की किरण की उपस्थिति में हुआ करता है। तो जब सूर्य की किरण इसी आपके कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती है तो यहीं से आपका विटामिन D3 का निर्माण होता है। तो आपका, यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कमी है, कोलेस्ट्रॉल अपनी औसत मात्रा से कम है, यानी कि आपके 150 मिलीग्राम प्रति 100 ml से कम है, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी। इतनी बात कन्फर्म हो गई। तो आपका विटामिन डी डायरेक्ट आपके सूर्य से नहीं मिल जाता, बल्कि उस सूर्य की किरण आपके कोलेस्ट्रॉल में पड़ती है, जो कि आपके चमड़े के नीचे एक लेयर बना के उपस्थित होता है। तब जो है वहाँ से आपका लीवर इसका निर्माण करता है विटामिन D3 का। इसकी मात्रा को आपने जाना। वहीं पर अगली बात आती है पादप स्टेरॉल। पादप स्टेरॉल की बात करें तो ये पेड़ पौधे में पाया जाता है। और आपका जो अगला है अर्गोस्टेरॉल, या इसी को अर्गोस्टेरॉल को ही माइक्रो स्टेरॉल के नाम से जाना जाता है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म स्टेरॉल। तो देखिए, जो आपका अर्गोस्टेरॉल हुआ करता है, आपके वसा, खमीर, फफूंद में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। खमीर, फफूंद और जो है वसा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, अब हमारी बात आती है कि फैटी एसिड की बात करें तो आपका फैटी एसिड दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है सैचुरेटेड, एक आपका होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो और अनसैचुरेटेड यानी कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा की बात करते हैं। ज्यों ही हम संतृप्त वसा की बात करते हैं, यानी कि वह वसा जो एक रूम टेम्परेचर पर जम जाए, उसे संतृप्त कहते हैं। संतृप्त मतलब होता है जमना, जो रूम टेम्परेचर पर जम जाए उसे संतृप्त कहेंगे, और जो रूम टेम्परेचर पर ना जमे उसे असंतृप्त कहेंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। जब हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो यह जो है आपका, इसमें जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका अनसैचुरेटेड से अधिक बनता है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड फैट हुआ करता है, आप लोग देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा घी, मक्खन, इस सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो परिश्रम नहीं करते हैं। मस्त होकर के खा पी करके, दाल खाएंगे तो उसमें घी उनको चाहिए, और कुछ खाएंगे घी चाहिए, घी वो खा करके जो है मूंगफली घी में भूनेंगे, और जो भी बनाएंगे, व्रत रहने को तो व्रत रहते लोग हैं, लेकिन इतने घी का प्रयोग कर लेते हैं उनके शरीर में, और उसको खा पी करके बिंदास सोते हैं और काम नहीं करते हैं, तो उनके जो है उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बहुत फैट, क्योंकि डाइट फैट लेते हैं। और अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, वो जाके जम जाता है, और जमेगा कहाँ? आपकी नसों में। अपनी प्रक्रिया को जाना, जब वहाँ जमेगा तो आपको पता है कि जो है ब्रेन हेमरेज होने का चांस बनेगा, हार्ट अटैक होने का चांस बनेगा, और सारी समस्या आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम जब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो ये आपका दो प्रकार का होता है।
अनसैचुरेटेड दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है म्यूफा, एक आपका होता है प्यूफा। म्यूफा की बात करें, कई बार आपसे फुल फॉर्म को पूछ लेता है। म्यूफा का फुल फॉर्म क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। वहीं पर जब हम प्यूफा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हुआ करता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और आपका होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन जैसे हम मूफा की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी आपके 3-4 एसिड आपकी आती हैं। जैसा कि हमने इसको उठा करके यहाँ से हमने यहाँ पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। मूफा यहाँ है लेकिन इसको उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमको थोड़ी सी बची थी जगह तो इसका हमने कर लिया यूज। तो इसके अंतर्गत आपका आता है पॉलीमेटेलिक एसिड। और जब हम मूफा की बात करते हैं तो और इसमें भी मूफा में देखते हैं कि पॉलीमेटेलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें आपका जैतून का तेल, मछली का तेल, सुअर का तेल आदि जो है आपके पॉलीमेटेलिक एसिड के स्रोत हुआ करते हैं। सुअर का तेल, मछली का तेल, जैतून का तेल इसके जो है स्रोत हुआ करते हैं। वहीं पर जब हम ओलिक एसिड की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि इसमें जो नाम आता है आपका जैतून का तेल, ओलिक एसिड, ओलिक ऑयल आपका जैतून का तेल। वहीं पर जैतून का तेल, राई का तेल, सूरजमुखी का तेल। वहीं पर जब आप देखते हैं कि आपका यूरिसिक एसिड देखते हैं, यूरिसिक एसिड देखते हैं तो इसमें आपकी बात आती है तिल का तेल, राई का तेल, आपका राई का तेल नाम आता है। लेकिन वहीं पर जब हम प्यूफा की बात करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, क्योंकि यहाँ आपको दो चीज़ देखने को मिलती है, आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 देखने को मिलता है। और इसी ओमेगा 3 ओमेगा 6 को लेकर के बार बार क्वेश्चन बनता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हुआ करता है और आवश्यक है और परीक्षा का बार बार भाग बनता है। तो इसे हमें ज़रूर रट जाना चाहिए और ज़रूर रट लेना चाहिए। यदि आज आपको नहीं याद है तो ज़रूर से ज़रूर कल आपको इसे रट लेना चाहिए। और आप रट करके जो ओमेगा 3 है और ओमेगा 6 है इसको ज़रूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा। अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है लिनोलिक। देखिए लिनोलिनिक और लिनोलिक में दोनों में अंतर है। वहीं पर जब आप लोग देखते हैं कि आपका फैटी एसिड की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड 3 आपका होता है, लिनोलिनिक और आर्किडोनिक। तो यहाँ पर जो आपका ओमेगा 3 में आता है वह आपका आता है लिनोलिनिक आता है। लेकिन आपका जो आपका ओमेगा 6 है इसमें आपका आता है लिनोलिक। चलिए हम जब 3 की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है लिनोलिनिक और आपका दूसरा आता है इकोसेपेंटोनिक और आपका तीसरा आता है डोकोसैकसनोइक, इकोसेपेंटोनिक और आपका लिनोलिनिक आता है। वहीं पर जब हम ओमेगा 6 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है लिनोलिक और आपका आर्किडोनिक और आपका लिनोलिक होगा। यह आपका ओमेगा 6 में आता है। जबकि हमें पता है कि हमारे के 3 एसेंशियल फैटी एसिड हुआ करते हैं। आपका एक होता है लिनोलिनिक होता है और एक आपका होता है लिनोलिक होता है और एक आपका होता है आर्किडोनिक। जो कि आपका लिनोलिनिक है यह आपका ओमेगा 3 में आता है और जो आपका लिनोलिक और आर्किडोनिक है तो ओमेगा 6 में आता है। ओमेगा 6 में यही दो आते हैं, लिनोलिक और आर्किडोनिक। लेकिन जब ओमेगा 3 की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है लिनोलिनिक और आपका इकोसेपेंटोनिक और आपका डोकोसैकसनोइक आता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए वीडियो हो जा रही है लंबी तो हम क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त और इसका नेक्स्ट सेशन आज या कल में हम लेके आएंगे और इसे आप लोग जरूर मन से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से। तो चलिए पुनः मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।